जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको जब हम किसी भी को भाग देते हैं तो दो स्थिति बनता है, या तो शांत होता है या अशांत होता है। क्या शून्य एक परम पहले वाली संख्या की जो हर है उससे दूसरे वाली संख्या में ऊपर नीचे गुना करेंगे। ते जड़मती होत सुजान, और जिसे हम पीवा के रूप में लिख सकते हैं उसे ही तो परम संख्या कहते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर समझ लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परम संख्या है? परम संख्या किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। वे संख्या है जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, उसे परम संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, वे संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परम संख्या होता है। तो मैं कहूंगा कि क्या आप 12 को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप लोग यस से लिख लेंगे। 12 को जो है हम 12/1 करके लिख लेंगे, ये पी बाय क्यू के रूप में हो गया। ये 12 हो गया हमारा पी और 1 हो गया हमारा क्यू। मैं कहूंगा कि क्या आप 3 को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, 3 को भी हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3/1। मैं कहूंगा कि क्या आप 2 को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप बोलोगे यस सर। इसी तरह 1 को, आप बोलोगे यस सर, 1/1। मैं कहूंगा ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप 0 को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आप बोलोगे यस सर, 0 को भी हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे ही तो परम संख्या कहते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक भी है और q 0 के बराबर भी नहीं है। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक सारा पूर्णांक है, और q जो है ये q, ये सभी q है, ये q, ये हर के रूप वाला जो भी है ये q है, वो q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शून्य जो है वो एक परम संख्या है। क्यों? क्योंकि हम शून्य को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। जैसे, ठीक है, ये हो गया p और ये हो गया q। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? सीधा डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कि शून्य एक परम संख्या है क्योंकि हम शून्य को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बस। लेकिन ये जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यदि हम शून्य को पी बाय क्यू के रूप में अगर लिखे हैं तो p और q क्या है और q जो है क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। अक्सर ये भी बच्चे के मन में ऐसा सवाल रहता है कि सर, दो संख्याओं के बीच कितनी परम संख्या हो सकता है? दो संख्याओं के बीच अनंत परम संख्या हो सकता है। दो लगातार संख्याओं के बीच अनंत परम संख्या होती है। यहाँ पे आपको 3 और 4 के बीच 6 परम संख्या निकालने के लिए बोला गया है। जितना भी परम संख्या निकालने के लिए आपको बोला जाए आप उसे मान लीजिएगा n। ठीक है, आप उसे n मान लीजिएगा। n मतलब नंबर, कितना परम संख्या में निकालना है। उसके बाद आप ये देखिए, जिन दो संख्याओं के बीच आपको परम संख्या निकालनी है उन दो संख्याओं का हर देख लीजिएगा। इसका हर क्या है? 1। जब किसी संख्या के नीचे हर यानी कुछ ना हो तो हम 1 मान रख सकते हैं। ठीक है, 1 मान रखने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका हर क्या है? हर समान है। हर क्या है? हर समान है। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या किए, इसके हर के रूप में 1 माने, तो ये हो गया 3/1, ये 4/1। हमें इसी 3/1 और 4/1 के बीच 6 परम संख्या निकालना है। हम क्या करेंगे, इन 6 में जितना परम संख्या निकालने के लिए बोला गया है उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। अब बोलोगे सर 1 ही ऐड क्यों करें? क्योंकि हमें इतना ही परम संख्या निकालना है जितना इसमें दिया गया है, और जो उतना ही परम संख्या निकालने के लिए हमें 1 से ही ऐड करना होता है। आप 2 से भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं, 4 भी ऐड कर सकते हैं, आप जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही निकालना है जितना कि यहाँ पे है, तो हमें 1 ऐड ही करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 7 आया, हम 7 से इन दोनों में ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। ठीक है, हम गुणनफल करेंगे तो 7 तिहाई 21, 1 सतई 7, 7 चौका 28, 1 सतई 7, 21/7 और 28/7। इन दोनों संख्याओं के बीच जो भी संख्या आएगा वो 3 और 4 के बीच किस परम संख्या होगी। ठीक है, तो हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही वो परम संख्या है, 6 परम संख्या।
ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आप देखिएगा 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है। हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इसका हर क्या है। किसी भी संख्या के नीचे यदि कुछ ना हो तो हम एक मान रख सकते हैं। इसका हर क्या है, हर समान है। हर क्या है, हर समान है। हर समान है। कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है, 5। ठीक है। अब हर समान है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, यानी 1 और 2/1 2। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। कितना निकालनी है, 5 निकालना है। तो जितना निकालना है उतना ही यदि हमें करना है तो हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6। 6 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे। ठीक है। क्या आएगा हमारा, 1 छाके 6, 1 छाके 6, 2 छाके 12 और 1 छाके 6। ठीक है। देखिए 6 और 6 ये दोनों बराबर है। ऊपर 6 है और यहाँ ऊपर 12 है, मतलब ये ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा 7। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यही वो 5 परिमेय संख्या है जो हमें 1 और 2 के बीच निकालना था। अच्छा, ये तो हो गया हर यदि समान रहे। हर यदि समान रहे तो हम ऐसा बनाएंगे। हर यदि समान न रहे तो कैसे बनाएंगे, उसको एक बार देखते हैं। तो पहले हम हर को समान करते हैं। ये जो आपका 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें 1/2 और 2/3 है। इन दोनों का जो हर है वो 1 का 2 है, 1 का 3 है। दोनों का हर हमें समान करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले संख्या और दूसरे वाले संख्या को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। पहले की संख्या से, पहले की संख्या का जो हर है, पहले वाले संख्या की जो हर है उससे दूसरे वाली संख्या में ऊपर नीचे गुना करेंगे। पहले वाली संख्या का हर क्या है, 2। पहले वाली संख्या का हर क्या है, 2। 2 से जो है हम दूसरी वाली संख्या में जो है ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है। और दूसरे वाले संख्या का जो हर है वो क्या है, 3। 3 से हम जो है पहले वाले संख्या में ऊपर नीचे गुना करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए। हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाली संख्या का जो हर है वो दूसरे वाली संख्या में जो है ऊपर नीचे से गुना करते हैं, और दूसरे वाले संख्या का जो हर है वो पहले वाले संख्या में ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है। हमारा क्या आएगा, 1/3 3 और 2/3 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। हर क्या हो गया, समान हो गया। अब आप देखिएगा 3/6 और 4/6, 3/6 और 4/6 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। ठीक है। क्वेश्चन वही है। यदि आप गौर करिएगा तो आप देखिएगा 1/2 और 2/3। 1/2 जो है वो 3/6 के रूप में आ गया और 2/3 जो है वो 4/6 के रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हर यदि समान हो गया है यहाँ पे, तो जैसा हमने इससे पहले बनाए थे समान हर वाले प्रश्न को जैसे बनाए थे, सेम अब इसको हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है। तो ये 3/6 और 4/6 इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। मतलब n बराबर कितना निकालना है, 5। और आपको पता है कि जितना परिमेय संख्या निकालना है, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है और हमें उतना ही निकालना है, तो हम n में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 से हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऊपर नीचे गुना करेंगे। इन दोनों में ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 3 छाके 18 और 6 छाके 36, 4 छाके 24 और 6 छाके 36। अभी देखिए 18/36 और 24/36, 36 सेम है। मतलब 18 के बाद 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36 और 24/36। ये जो हमारा संख्या आया वो आया इन्हीं 3/6 और 4/6 के बीच की परिमेय संख्या, या 1/2 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है। चलिए हम 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, सत्य असत्य वाला है, जिसमें हमें कारण के साथ उत्तर देना होता है। ये वाली जो प्रश्न है इसमें आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए, वो भी उदाहरण सहित। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाके आसानी से सभी चैप्टर वाइज PDF जिसका परिभाषा और फॉर्मूला मैंने उसमें ऐड कर दिया हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए, यहाँ जो हमारा 5 नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। और गिनती कहाँ शुरू करते हैं? हम एक से शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में हम शून्य शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया हमारा यहाँ से प्राकृतिक संख्या, और पूरे प्राकृतिक संख्या को शामिल करते हुए शून्य सहित ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। कहने का मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती हैं। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक जो होता है हमारा, यदि मैं संख्या रेखा की यदि मैं बात करूं तो उस पर हम धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को दर्शाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बिना संख्या रेखा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि -1, -2, -3 ऐसे करके आपको ऋणात्मक संख्या लेते चलिएगा कि ये जो पूरा संख्या का समूह बना ये पूर्णांक बन गया। क्या बन गया? यहाँ पूर्णांक बन गया। ये पूर्णांक संख्या का समूह बन गया। और कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का दायरा तो यही सीधे है, लेकिन पूर्णांक तो यहाँ तक है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक हो सकता है। लेकिन यहाँ पूर्णांक पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर मैंने -2 की बात करूं तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है और सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या देखिए, ये सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य और बाकी जो भिन्न वाले जो सवाल होते हैं, भिन्न वाले जो संख्या होती है, वो सभी जो है वो परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और पूर्ण संख्या में केवल यहीं से प्राकृतिक संख्या और शून्य यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या भिन्न या ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इसी का कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, तो हम 4 नंबर का देख लेते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। तो ये जो हमारा है ये सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। 5वां क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर सभी बिंदु सिर्फ प्राकृतिक संख्या का ही नहीं होता है, वो पूर्ण संख्या का भी होता है और ऋणात्मक संख्या का भी होता है। इसलिए ये जो कथन है ये असत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है, जो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, 6ठा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। और यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या सिर्फ नहीं होगा, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। इसलिए ये गलत है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग से बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि हमारा 1, 2, 3 प्लस में +1, +2, +3, +4 इसी करके सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि मैं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करूं तो क्या सभी का वर्गमूल अपरिमेय रहेगा? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ऐसे तो बहुत है। देखिए, जैसे यदि मैं धनात्मक संख्या 1 लेता हूं तो इसका वर्गमूल आएगा अपरिमेय, 2 लेता हूं इसका वर्गमूल अपरिमेय, 3 का वर्गमूल अपरिमेय, 4 का वर्गमूल 2 आता है तो ये हो गया अपरिमेय। इस तरह 5 का वर्गमूल अपरिमेय, 6 का वर्गमूल अपरिमेय, 7 का वर्गमूल अपरिमेय, 8 का वर्गमूल अपरिमेय, 9 का वर्गमूल परिमेय। तो यहाँ जो कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होता है। समझ गए ना? ये जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है। पहला जो प्रश्न है
वो 36/100 दिया हुआ है। जब हम भिन्न को भाग देते हैं तो दो स्थिति बनता है, या तो वो शांत होता है या अशांत होता है। हमारा 36/100 है, मतलब 100 से जो है वो 36 में भाग देना है, तो हमारा भागफल क्या आएगा? 0.36 भागफल आएगा। हम क्या करेंगे, नीचे जो हर है, हर से हम ऊपर अंश में भाग देते हैं। तो जब हमारा अंश छोटा हो तो हम उसे बड़ा करने के लिए 0 लेते हैं। हो गया हमारा 360। 100 तिहाई 300, जब हम माइनस करते हैं तो आता है हमारा 60। दशमलव ले रखा हूं, 1 से 6 के 600, आ गया 0। हमारा भागफल क्या हो गया? 0.36 और शेषफल हो गया 0। इसलिए हम इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। मतलब 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.36 है, और इसका प्रसार कैसा है? तो शांत है। ठीक है। इसी प्रकार 1/11 है, इसे हम 11 से जब 1 में भाग देते हैं, 11 से जब हम 1 में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है भागफल? यहाँ पे हमारा अंश छोटा है तो हम 0 लेके इसको बड़ा करेंगे, फिर भी छोटा है तो एक और शून्य लेंगे, यहाँ पे एक और शून्य आएगा, हो गया हमारा 100। 11 9 99, 100 में से 99 जाएगा तो एक आएगा। एक पहले भी था और एक अभी भी है, और रिपीट होता ही रहेगा ये, फिर हमें शून्य लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर आएगा 11 9 99, और ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, हमारा 0 और 9 ये रिपीट हो रहा है। हमारा 0 और 9 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। मतलब जब हम किसी भिन्न को भाग देते हैं तो दो स्थिति बनता है, या तो वो शांत होता है या अशांत होता है, और यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत है। ठीक है। इसी प्रकार से बाकी आप देख लीजिएगा। एक बात है जो मैं आपको बता दूं, कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। गणित के इन सवालों को देख के घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि समस्याएं सुलभ होने के लिए होती है। ठीक है। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करिए, अभ्यास की बदौलत ही सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं जिन्हें आप अभी देख के डर रहे हैं।